गुड मॉर्निंग 11th क्लास। होप आप सब अच्छे होंगे और वीडियो के द्वारा आपको लेसन थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वीडियो तो बेटा एक हेल्प के लिए है। आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो वीडियो देख के आपको वो लेसन इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने 3rd चैप्टर किया था अपवाह तंत्र, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अपवाह तंत्र में हम हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। हमने कल हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र किया था, जो बिल्कुल भारत के पश्चिमी हिस्से में है और उसमें से 3 नदियां भारत में हैं, जिसमें से एक है झेलम, एक है व्यास और एक है सतलुज। बाकी रावी और चिनाब जो हैं वो पाकिस्तान में है। अब हम सेकंड वाला करते हैं, वो है गंगा नदी तंत्र। सबको पता है गंगा गोमुख के पास गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। दोनों नदियां मिलके इलाहाबाद में, जिसको प्रयाग जी बोलते हैं, सबसे बड़ा संगम होता है, जहां पर आपका कुंभ का मेला लगता है या जहां पे स्नान और पवित्र स्नान जो है वो किया जाता है और मानते हैं कि हमारे पाप धुल जाते हैं, है ना। ये एक मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दी। अब बुक के हिसाब से हम करते हैं कि गंगा नदी तंत्र क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कितना बड़ा है। पेज नंबर 25 निकालिए आप। गंगा नदी तंत्र मैंने आपको बताया था बच्चे कि सारी नदियां जो हैं गंगा की, ये देखिए, ये सारा नदी तंत्र जो है मुख्य रूप से ये नॉर्थ इंडिया में ये सारा गंगा का नदी तंत्र है। अगर जो नदियां मैं पढ़ा रही हूँ बुक में, वो सारी नदियां आपने मैप पे दिखानी है। जो कल मैंने तुम्हें मैप दिखाया था रिवर्स वाला, उसमें ये सारी आपने नदियां दिखानी है। तो चलिए मार्क करिए। एक तो मैंने बताया गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। वही लिखा है कि अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक का मतलब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में गंगा को पाप नाशिनी नदी बताया गया है। पाप नाशिनी मतलब पाप करो और डुबकी लगा लो, आपके पाप दूर हो जाएंगे, इस तरह से लेते हैं बच्चे। हाँ, असल में गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। और अगर आपने अपने घरों में कभी कोई कथा वथा सुनी हो तो आपको पता होगा कि गंगा को शिवजी ने अपनी जटाओं में जो है कैद किया था। भागीरथी ऋषि इसको पृथ्वी के उत्थान के लिए या पृथ्वी में जीवन के विकास के लिए स्वर्ग से उतार के लाए थे। ऊपर से बहुत तेज़ वेग से ये गिरती तो सब उथल पुथल हो जाती, तो शिवजी ने इन्हें अपनी जटाओं में लिया और फिर उसके बाद इन्होंने पृथ्वी पर उसको जीवनदायिनी नदी के रूप में छोड़ा। अब अगला है ये निकलती कहाँ से है। यह नदी उत्तराखंड में, सिर्फ इतना याद रखो, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हिमनद मीन्स हिमानी या ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है वो। देखो कितना बड़ा ग्लेशियर होगा कि इतने सालों से ये गंगा नदी में पानी प्रवाहित कर रहा है। इसके बाद यह नदी हिमालय श्रेणियों को काट के महाखंड बनाती है। देखो इतना बड़ा पर्वत है, उसमें से जब नदी जाएगी, आप किसी भी नदी को देखो, जैसे अभी व्यास नदी ने इतना भगदड़ मचाई पूरे मनाली में, दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में से नदी जाती है और वो घाटी को चौड़ा करती जाती है, तो वो महाखंड बन जाता है। दोनों तरफ आई शेप्ड वैली जो होती है ना, उसको महाखंड कहते हैं। इसके बाद ये मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा मिल जाती हैं। भागीरथ वही भागीरथी ऋषि के नाम से इसका नाम पड़ा और फिर ये कहलाती है गंगा नदी। अब ये गंगा नदी जो है
अलकनंदा नदी का स्रोत है सतोपथ हिमनद। ये सब एक एक अंक वाले क्वेश्चन है बच्चे, इनको अंडरलाइन करते जाइए और अपनी कॉपी में क्वेश्चंस और आंसर बाद में नोट कर लेना, तो आपके एक एक अंक वाले क्वेश्चंस का जो पूरा क्वेश्चन आयर है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धाराओं में मिलकर बनती है और जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में जाके मिल जाती है। अलग अलग पहाड़ हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से छोटी छोटी ये नदियाँ मिल के आती हैं और इकट्ठे ये हो जाती हैं जोशीमठ में। अलकनंदा की एक और नदी है जिसे पिंडर कहा जाता है, जो कर्णप्रयाग में मिलती है, और फिर मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गंगा नदी में वहाँ की लोकल नदियाँ, छोटी छोटी जो स्थानीय नदियाँ हैं वो आके मिलती हैं और गंगा का आकार बढ़ता चला जाता है। यहाँ से पहले ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आप देखिए मैप में ये दिखाया हुआ है, ये गंगा नदी है, पहले ये दक्षिण की ओर मुड़ी, फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर हो गई इस तरह से, ठीक है ना। तो मार्ग जो है इसका बदलता रहता है, ऊपर से दक्षिणायन हुई, यहाँ से दक्षिण की ओर आई और फिर ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अब इसके मार्ग में और बहुत सारी नदियाँ आती हैं, इसकी लंबाई भी दी है आपकी बुक में कि 2525 किलोमीटर है, उसको भी नोट करिए, ठीक है। इसके बाद ये उत्तराखंड में, फिर ये उत्तर प्रदेश में, फिर ये बिहार में, फिर ये पश्चिम बंगाल में। आपको सिर्फ राज्य पता होने चाहिए, कितना किलोमीटर का एरिया है वो इतना ज़्यादा ब्रीफिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन है 4 राज्य, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा की नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। हो गया यहाँ तक। अब हम इसमें जो जो नदियाँ मिलती जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसी पैराग्राफ में आप एक नाम पढ़ेंगे, नित्यवाही नदियाँ और अनित्यवाही नदियाँ। जो मैंने आपको कल बताया था, मौसमी नदियाँ या बारहमासी नदियाँ। नित्यवाही मतलब जो हमेशा चलती हैं, तो वो बारहमासी हो गई, और अनित्यवाही मतलब वो नदियाँ जो मौसम के हिसाब से चलती हैं, तो वो नदियाँ कहलाएंगी मौसमी नदियाँ। क्लियर हो गया। ये आपको नाम आने चाहिए, इनमें ब्रीफिंग भी आती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है, एक अंक के क्वेश्चन में डिफाइन करना भी आ सकता है। अब उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है, इसमें मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ। मैंने बताया ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे, कहीं से अलकनंदा आई, कहीं से भागीरथी नदी आई, ये मिल गई रुद्रप्रयाग में, फिर और एक नदी मिल गई मंदाकिनी। तो ये सारी नदियाँ वहाँ मिलती रहीं। अब जब ये मैदानी इलाकों में आती है तब भी इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। उनके नाम हैं बच्चे, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इन नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए और मैप में ये दिखाई भी गई हैं, आप ध्यान से देखिए तो आपको मिल जाएंगी। अब यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। जो नदी इसमें आके मिल जाती है, गंगा नदी एक मेन नदी है, उसमें आके जो नदी मिल गई वो हो गई उसकी सहायक नदी, क्योंकि वो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ा देगी। गंगा में यमुना का पानी भी मिल गया तो अपने आप ही उसका पानी का वो बढ़ गया घनत्व, है ना। तो गंगा में सबसे बड़ी जो सहायक नदी मिलती है वो यमुना नदी है। अब ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद में, ये भी मार्क कर लो। और ये यमुनोत्री हिमनद जो है वो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी में स्थित है। इसके बाद प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है। ऊंचाई अलग अलग आती है। अगर आप मैप में ध्यान से देख रहे हो, ये देखिए मैप में अगर आप देखते हैं ध्यान से तो 2 लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, गंगा अलग से आ रही है, यमुना अलग से आ रही है ना।
तो और बाद में आके ये इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां जो हैं चंबल, सिंही, बेतवा, केन, ये आके मिल जाती हैं। आप मैप ध्यान से रखो अपना और देखते चलो। देखो ये ऊपर से ये नदियां आके मिली, नीचे से ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां आके मिल गईं। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि ये नदियां गंगा में सारी आके मिल जाती हैं और गंगा नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद और भी हैं, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये इसके बाएं तट पर मिलती हैं और इस प्रकार गंगा और यमुना नदी बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके डेल्टा बनाती। हो गया इतना। अब इसके बाद छोटी छोटी जो नदियों के नाम पढ़े आपने, वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से राज्य में है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, सिंधु नदी का पढ़ा था हमने, 5 नदियाँ कौन कौन से उद्गम स्थान हैं, कहाँ पे डेल्टा बनाती हैं और कौन कौन से राज्य हैं। तो वही इसमें आप मार्क करते जाइए। पहला है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, और फिर ये राजस्थान से कोटा पहुंचती है। हो गया। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली आकृति के लिए और चंबल खड्ड कहा जाता है। ये ऊपर सबसे ऊपर की 2 लाइनें और सबसे नीचे वाली 2 लाइनें इसके लिए आप मार्क कर सकते हैं। इसमें उद्गम स्थान और आपका उसके बाद जो ये खड्ड बनाती है वो भी आ गया। और आपको पता होगा चंबल की घाटी डाकुओं के लिए पहले बहुत फेमस थी, क्योंकि इतने ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश है और इतने ज़्यादा सटे हुए पेड़ हैं जो उनको डाकुओं को वहाँ रहने में बहुत हेल्प करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चंबल नदी के बाद आगे चलते हैं हम गंडक। गंडक जो है वो काली गंडक, त्रिशूल गंडक गंगा के मिलने से बनती है और ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। लास्ट लाइन इसकी मार्क कर लीजिए कि ये पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर घाघरा, ये माप चाचुंगो हिमनद से मिलती है। हिमनद का मतलब वही ग्लेशियर। और फिर लास्ट लाइन शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है। और छपरा, छपरा भी बिहार में है, ये गंगा में विलीन हो जाती है। फिर कोसी, ये पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूर्व की तरफ जाती है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में इसका स्रोत है। और लास्ट में ये नदी मिलकर सप्त कोसी बनती है। कोसी में अरुण नदी मिल जाती है और उनका नया नाम हो जाता है सप्त कोसी, जो नेपाल वाली साइड चली जाती है। रामगंगा नदी गैरिसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के निकट यह गंगा में मिल जाती है। 2 लाइनें करो, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये जाके गंगा में मिल जाती है। फिर है शारदा, उससे पहले छोटा नागपुर के पास दामोदर नदी, ये भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी, हुगली जो है पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो ये हुगली नदी से में जाके गिरती है। बराकर इसकी सहायक नदी है, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। शोक समझते हो ना, जब भी ये आती है बंगाल में बाढ़ लेके आती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, जैसे बिहार का शोक कहलाती कोसी नदी। कोसी नदी से बिहार में बाढ़ आती है। गंडक नदी, इससे जो ये नदी मैंने बताई आपको अभी, दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अब तो इस पे दामोदर घाटी कारपोरेशन बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। सिंपल क्वेश्चन, दामोदर नदी पे या दामोदर नदी पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, उसका नाम बताओ। फिर है शारदा या सरयू नदी। सरयू नदी आपको पता ही होगा किस लिए फेमस है, अयोध्या में, है ना। तो सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में है। इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई घाघरा नदी में मिल जाती है। सरयू बहुत छोटी सी नदी है, लोकल रिवर है, ये घाघरा में मिल जाती है और घाघरा फिर गंगा में मिल जाती है। एक और अन्य नदी है महानंदा, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ों से ही निकलती है और फिर गंगा में मिक्स हो जाती है। गंगा के तट पर एक सोन है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और ये
पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। जितनी मैंने मार्क कराई हैं आपने देखा होगा सब में लास्ट में यही लिखा है कि ये गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो अलग अलग स्थानों पे ये नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं। ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब बहुत सारी नदियाँ हो गई। अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ बताइए तो वो भी आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। हर एक नदी का उद्गम स्थान है तो वो भी तैयार हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। पूर्ववर्ती नदियाँ, दक्षिण की ओर आने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर की ओर जाने वाली नदियाँ सभी गंगा में मिल जाती हैं। और फिर गंगा और यमुना नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलके संसार विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। भारत का तो है ही। अब एक और रह गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा ये लेसन हमने कैसे तैयार करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। देखो, लिखो सतलुज सिंधु नदी उसकी 5 सहायक नदियाँ, गंगा नदी उसकी 5 या 6 सहायक नदियाँ जो कि उत्तर भारत से मिलती हैं। फिर जो प्रायद्वीपीय पठार से मिलती हैं उनके नाम लिख दो। कल ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो उनके नाम कर दो। तो ऐसे एक शॉर्ट नोट आपके पास बन जाएगा और आप फिर उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कब कब मेरी वीडियो आती है और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।